हेलो दोस्त, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति से जुड़ी नई कड़ियाँ। इसमें आपको हम बताएंगे 1857 के स्वरूप क्या थे। स्वरूप मतलब होता है कि किस प्रकार ये 1857 जो हुआ उसका किस स्वरूप में यह विद्रोह किया गया था, क्योंकि हर एक विद्रोह का अपना अपना एक स्वरूप होता है, एक रूपरेखा होता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने इसको मुस्लिम सत्ता का पुनर्स्थापना का षड्यंत्र कहा, किसी ने धार्मिक कहा, तो किसी ने पहला जन आंदोलन कहा। लेकिन इसी के बारे में हम आपको कुछ कड़ी बताएंगे, जिसके जरिए आपको मालूम चलेगा कि अंग्रेजों ने अपनी कमीशनों में किस प्रकार की बातें रखकर लोगों के प्रति यह संदेश दिया था कि नहीं, यह विद्रोह कोई बड़ी विद्रोह नहीं थी। लेकिन आपको मैंने जितनी भी पिछली वीडियो बनाया उसमें आपने यह आंकलन किया होगा कि यह विद्रोह वाकई बहुत बड़ी विद्रोह थी, जिसकी शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, दिल्ली तक जाता है, फिर अवध और लखनऊ वाले क्षेत्रों में भी फैल जाता है। पहला पॉइंट है, यह एक सैनिक विद्रोह था। जॉन लॉरेंस, सीले, के मैनसन, डाडवेल, रॉबर्ट, सर सैयद अहमद खां, मुंशी जीवनलाल, रमेश चंद्र मजूमदार, इन लोगों का कहना था कि यह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि यह विद्रोह का जो नेतृत्व किया था एक सेना ने किया था। यानी मंगल पांडे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी स्टार्टिंग किया था, जिसके साथ बहुत सारे सैनिकों ने हर जगह हर छावनियों में विद्रोह करना शुरू किया। तो इन लोगों का मानना था कि यह विद्रोह क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन सिर्फ सैनिक विद्रोह इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ कमीशन बैठने, अंग्रेजों ने जब कमीशन बैठाई तो जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पाया गया कि अवध में, लखनऊ में, बंगाल में बहुत सारे किसान, जमींदार, यहाँ तक कि नागरिकों ने इसमें साथ दिया था इस विद्रोह का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये सिपाही विद्रोह था? इसको सिपाही विद्रोह कहना केवल गलत हो सकता है। यह सिपाही विद्रोह के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक सबसे बड़ा आंदोलन था, जो अंग्रेजों की नींव को हिला दिया। जो अंग्रेजों ने नींव डाली थी उस नींव को झकझोर देने का काम किया है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा है, सैनिक विद्रोह से बढ़कर ये हिस्सा लिया है। अब सवाल आता है कि कुछ इतिहासकारों के मन में यह बात था कि भारत में जो मुस्लिम सत्ता थी वह पुनः अपना स्थापना करना चाहती थी अंग्रेजों को हटा के। लेकिन इसको भी हम खंडन करके बताएंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ हम आपको बात बताते हैं। आउट्रॉम ने इसे मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। यानी एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसने इस बारे में ब्यौरा दिया। उसने कहा कि जो ये विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं था, वो कैसा विद्रोह था? मुस्लिम सत्ता का पुनर्स्थापना का था। ठीक है, जिसमें हिंदुओं की शिकायतों का फायदा उठाया है मुसलमान राजाओं ने। यानी उनका कहना था कि मुसलमान राजाओं ने हिंदू शिकायतों का उन्होंने फायदा उठाया और अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। चलिए हम एक पल के लिए इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन दूसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद उल्ला शाह, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, ये नाम जब हम आपको गिनाते हैं तो आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे हम कह सकते हैं कि हम अपनी सत्ता पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास मेरठ के जो सैनिक छावनी थी, जनता थी, वो कहाँ गई? बहादुर शाह जफर के पास कि आप इस क्रांति के नेतृत्व कीजिए। अगर मुस्लिम सत्ता का पुनर्स्थापना करना होता तो ये अपने अलग मिजाज से लड़ाई हुआ होता, न कि इसको सैनिक विद्रोह बनाया गया होता। लेकिन कुछ लोग, यानी कहावत है कि विचारधारा को तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमने दोनों कड़ी बताया। एक कड़ी बताता है कि हिंदुओं की शिकायतों का फायदा उठाया कौन? मुस्लिम राज। ये बात किसने कहा है? आउट्रम ने कहा है, जिसके तहत ये यह कहना चाहता है कि भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना था। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि बेगम हजरत महल मुस्लिम महिला थी, मौलवी अहमद उल्ला मुस्लिम थे, बहादुर शाह जफर मुस्लिम थे। ये अपने जगह पे सही थे, ये भी अपने जगह पे सही थे, ये भी अपने जगह। आखिर इनको जब अपना पुनर्स्थापना करना था, चाहे जहाँ पे स्थापित इन्हें अंग्रेजों से मिल के रहना चाहिए था ना, तो पक्का है कि इनकी शासन व्यवस्था बची रहती। बहादुर शाह जफर को रंगून नहीं भेजा गया होता, इनके बच्चे को, पोते को इनके सामने मारा नहीं गया होता। अगर इन्होंने अगर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहे होते तो शायद यह विद्रोह का हिस्सा नहीं होते। कभी भी इतिहास की कड़ी को जानकारी हासिल करना है तो आप दोनों पहलू को पढ़िएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा आप एक पहलू को देखते हैं, आप दोनों पहलू देखिए, तब आपको मालूम चलेगा क्या सत्य है क्या असत्य है। तो इससे यह खारिज भी हो जाता है कि नहीं,
हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर जब अंग्रेजों का विद्रोह किए थे ना, अंग्रेजों का सामना किए थे, तो अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। अंग्रेज को इस बात का भय था कि यह दोनों कम्युनिटी अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो भारत को हम जैसे अंग्रेजों से आजाद करा सकता है। इसलिए उनके अंदर इन्होंने लोगों के अंदर एक नई सोच दिया, नई एक टिप्पणी दी ताकि लोग का मन में ये भावना, यानी हिंदू लोगों के मन में ये भावना पनप जाए कि मुसलमान जो लोग थे, जो मुस्लिम शासक थे, वो पुनर्स्थापना करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता जाग चुकी थी। जनता को मालूम था कि अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो काफी खराब था, बहुत ही बुरा था। इसके लिए इन लोगों ने एक साथ लड़ा। अब बात आता है धार्मिक संघर्ष। इसके बारे में LER रीड ने एक बात बोला अपने पत्रिका के जरिए कि भारत में जो 1857 का विद्रोह था, ना वो सैनिक विद्रोह था, ना ही वो मुस्लिम सत्ता का विद्रोह था, वह एक क्या था, धार्मिक विद्रोह था। यानी उसका कहना था ईसाई धर्म का प्रचार, 1919 के एक्ट के तहत ईसाई धर्म का प्रचार का जो प्रसार होने वाला था भारत में, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति पद्धति को लागू करना चाहते थे, इसके विरुद्ध आवाज थी। यानी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को धूमिल करने का जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा था, इसके खिलाफ ही आवाज था। इसलिए इसको हम धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं। यानी ईसाई लोग का आगमन हमारे समाज में क्या कर रहा था, लोगों को ईसाई बनाने के प्रक्रिया में हमारे समाज के हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे से क्या कर रहा था, अलग कर रहा था। गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करके हम दोनों देशों के दोनों जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनमें खटास पैदा कर रहा था, दुश्मनी पैदा कर रहा था। यानी यह जताने की कोशिश किया था कि देखो मुसलमान गाय का सेवन करते हैं और हिंदू सुअर का, जिससे दोनों समुदाय आपस में टकराएगी तो हम फायदा उठाएंगे। यानी कहावत है ना कि आग तो नीचे से लगती है, तावा गर्म होता, पकती रोटी है, खाते हम रोटी हैं। तो गलती इसमें किसकी है, तावे की, जो जलता ज्यादा है और पकाता रोटी है। तो रोटी वाला जो काम है वो अंग्रेजों का था। आग और तावा, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों एक आपस में जला दो और अपना रोटी सेक के निकल जाओ। ये सिस्टम अंग्रेजों ने अपनाया था। हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों से रही है, हमारी जनता की सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों से रही है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर, क्योंकि दोनों की सभ्यता का हनन अगर कोई किया है समाज में तो ईसाइयों ने किया है। इसके लेकर इस पे विद्रोह हुआ। और यही विद्रोह, क्योंकि अगर इन दोनों ने गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस में इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद मंगल पांडे ने विद्रोह नहीं किया होता। मंगल पांडे ने विद्रोह नहीं किया होता तो ये मेरठ तक नहीं पहुंचता, और मेरठ की कहानी दिल्ली नहीं जाती, दिल्ली से पूरे भारत में नहीं फैलती। और इस आंदोलन ने एक चीज और दिया, आपको पता है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल बना दिया, मजबूत बना दिया। इसलिए क्योंकि ये दोनों समुदाय एक होकर किसके विरुद्ध लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ। अब आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि यह संग्राम जो था पूरी जनता ने भी भाग लिया था। आप देखिए, अभी मैंने आपको सारा डिफाइन किया कि यहाँ पे सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया, मुस्लिम सत्ता का पुनर्स्थापना था, इसका खंडन मैंने किया। यहाँ पे धार्मिक बताया, तो मान लीजिए भारत में दो धर्म के लोग ज्यादा प्रबल थे, हिंदू और मुस्लिम। इन दोनों धर्मों के लोगों को जब ये रियलाइज हुआ कि अंग्रेज हमारे धार्मिक और हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो लोग एकजुट हुए। लोग ने अपनी विचारधारा को पनपाया, यानी कहा जा सकता है पुनः जागरण आया 1858 में, समझ जाइए। 1857 के विद्रोह ने हमारे अंदर पुनः जागरण जगा दिया और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह किया, जिसमें जनता ने भी भाग लिया था, किसानों ने भी भाग लिया था, यहाँ तक मजदूरों ने भी भाग लिया था। क्योंकि कारीगर और मजदूरों की स्थिति खराब क्यों हो गई थी, औद्योगिकरण की वजह से, मशीनीकरण की वजह से। इसलिए उन लोगों भी अंग्रेजों से नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने भी इनका साथ दिया। और इस तरह से देखा जाए तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इसे दिया जा सकता है। तो आप इस तरह से अब जान गए कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था।